गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं अमी अंतर्ध्वनि से और आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है मैनेजिंग स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस विद ऑटो इम्यून डिजीजेस और जो दूसरा टॉपिक है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन इन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। आज हमारे साथ दो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, उन्होंने उनका एमडी और डीएम एसजीपीजीआईएमएस में से किया है। वो एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में है और अभी वो एक्सेल केयर हॉस्पिटल गुवाहाटी आसाम से है। वो एक एक्स मेंबर है एडिटोरियल बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूमेटिक डिजीजेस के। वी वेलकम यू सर। और जो दूसरे डॉक्टर है वो है डॉक्टर नीलेश नोलखा। उन्होंने उनका एमबीबीएस एमडी मेडिसिन और डीएम रूमेटोलॉजी एलटीएमएमसी वो है सायन मुंबई से किया है। केईएम हॉस्पिटल मुंबई और केजीएमयू लखनऊ से किया है। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है डीएम रूमेटोलॉजी डिग्री में और उन्होंने ऑनर्स भी किया है विद डिस्टिंक्शन। उन्होंने उनकी 2 साल की फेलोशिप रूमेटोलॉजी में द रॉयल वुल्वरहैम्पटन ट्रस्ट वुल्वरहैम्पटन यूके से किया है। वो एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट वोकार्ड हॉस्पिटल मुंबई में है, नमाहा हॉस्पिटल कांदिवली और क्रिटिकेयर हॉस्पिटल अंधेरी में है। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी पब्लिश की है और रिसेंटली एक वो चैप्टर भी लिख रहे हैं स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की बुक में। उनका खुद का एक पेशेंट एंडेवर है, एजुकेशन एंडेवर है, आर्थराइटिस एंड रूमेटोलॉजी इंडिया करके, तो आप उन पे भी विजिट कर सकते हो। एंड वो इंडिया के पेशेंट्स के लिए एंड वो हेल्प करता है टू एजुकेट पेशेंट एंड अवेयरनेस फॉर रूमेटिक डिजीजेस। We welcome you, Nilesh sir. So Pradeep sir, you can start. So good evening to everyone. Actually, it is a pleasure to be discussing with you all about this management of spondyloarthropathy associated with other autoimmune diseases. मतलब डायरेक्टली पेशेंट से बात करने से हमको हमेशा अच्छा लगता है कि और इससे हमको भी पता चलता है एक्चुअली इस सब्जेक्ट में हम लोगों को कितना नॉलेज है, क्योंकि अगर आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हम लोगों का नॉलेज थोड़ा सा तो है। लेकिन मैं अगर क्या बता रहा हूँ आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो मतलब कि मुझे फिर से सीखना पड़ेगा कि ये आप लोगों का गलती नहीं। मैं अगर क्या बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आया तो ये आप लोगों का गलती नहीं, ये गलती बिल्कुल मेरा है। तो एक्चुअली ये टॉपिक जो है मैनेजमेंट ऑफ स्पॉन्डिलोआर्थरोपैथी एसोसिएटेड विद अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस, इवन हमारे रूमेटोलॉजिस्ट के लिए भी ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है। तो मुझे पता नहीं अमी ने मुझे ये इतना टफ सब्जेक्ट क्यों दिया, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर भी मुझे दिया है तो लेट मी सी हाउ मच जस्टिस आई कैन डू इट। सो अमी ने मुझे बताया कि ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले जो फोरम था मतलब स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एक ग्रुप है डिजीज का, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस, inflammatory bowel disease associated arthritis or juvenile idiopathic arthritis. And when we cannot label them, then we call them as undifferentiated arthritis. So ये स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी पेशेंट को ऐसे ग्रुप क्यों किया जाता है, क्योंकि उन लोगों का कुछ कॉमन क्लिनिकल फीचर्स रहता है, जैसे कि उन लोगों को बैक पेन रहता है, बाटक पेन रहता है, और जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होता है वो मेनली लोअर लिम्ब का लार्ज जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जॉइंट के अलावा जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कॉमन है, जैसे आई का यूवेइटिस होता है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। और ये सब डिजीज में HLA-B27 बोल के जो जीन है ये सब डिजीज में यूजुअली पॉजिटिव रहता है। सो स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी अगेन इट कैन बी एक्सियल, जैसे प्रीडोमिनेटली अगर बैक पेन एंड बटक पेन एंड हिप जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि ये पेशेंट को प्रीडोमिनेटली एक्सियल डिजीज है। और जो पेशेंट को लार्ज जॉइंट्स है इन्वॉल्वमेंट है, नी एंकल ए जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, वो पेशेंट्स को हम बोलते हैं ये पेशेंट को पेरिफेरल आर्थराइटिस है। तो मोस्टली ये जो डिजीजेस हैं ये यूजुअली अराउंड 20s या 30s में स्टार्ट होता है। यूजुअली 45 के बाद ये भी डिजीज स्टार्ट नहीं होता है। पेशेंट हमारे पास बहुत लेट करके आता है, 50 साल में भी आता है, लेकिन यूजुअली जो डिजीज ऑनसेट होता है, जो सिम्टम्स फर्स्ट होता है, यूजुअली वो 45 ईयर्स से पहले ही शुरू होता है। जो पेशेंट यूजुअली बैक पेन लेकर आता है कि शुरू हुआ 45 ईयर्स के बाद, तब हम ये डिजीज के बारे में नहीं सोचते हैं।
लेकिन एसोसिएशन विद अदर ऑटोइम्यून डिजीज बोलने से, डिस्कस करने से पहले हमको ये बात देखना है कि क्या है, मतलब ये डिजीज क्या ऑटोइम्यून है, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस आर्थराइटिस क्या ऑटोइम्यून है या ये ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सिस्टेमिक लूपस या जोग्रेन्स, जो सब ये ऑटोइम्यून डिजीज है, हम लोग देखते हैं कि वो सब डिजीज में बहुत सारे ऑटो एंटीबॉडीज रहते हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रूमेटॉइड फैक्टर रहता है, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज रहता है। एसएलई में बहुत सारा ऑटो एंटीबॉडीज रहता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज या एंटी यूएनआरएमपी, एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज, इधर सारा एंटीबॉडीज रहता है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस में। लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस में हम लोग देखते हैं तो इसमें ऑटो एंटीबॉडीज कुछ नहीं है। हम लोग एचएलए बीटा टेस्ट करते हैं, लेकिन वो एसोसिएशन है, लेकिन वो जीन है, इसमें कोई ऑटो एंटीबॉडीज नहीं है। जो theoretically some people have some antibodies, but डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग ये सब बीमारी में कोई एंटीबॉडीज टेस्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज का एसोसिएशन नहीं है। तो सचमुच क्या स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज है? सो द क्वेश्चन मे बी, it may be autoimmune disease or it may not be. Let us discuss this first before considering association with other autoimmune disease. So ये ऑटोइम्यून है कि नहीं वो जानने से पहले हम लोग जो हमारा डिजीज है, रिमेटोलॉजिकल डिजीज है या अदर डिजीजेस में जो इम्यून मेडिएटेड डिजीज है, उनमें हम लोग यूजुअली 3 टर्म्स यूज करते हैं। एक टर्म यूज करते हैं इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एक टर्म यूज करते हैं ऑटोइम्यून डिजीजेस, एंड थर्ड टर्म हम लोग यूज करते हैं ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। तो इनमें से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस इनमें से कौन सा है? It is immune mediated inflammatory diseases or autoimmune disease or autoinflammatory disease. So उससे पहले मैं ब्रीफली, मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, बेसिक इतना आपको डरना नहीं है कि मैं बेसिक इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगा। सो इम्यून सिस्टम क्या है? एक्चुअली इट इज अ डिफेंस सिस्टम, हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। हम लोगों को इन्फेक्शन से, जैसे वायरस हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, कैंसर हो, ये सब से इम्यून सिस्टम हमको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये सिंपल टास्क नहीं है, क्योंकि हमको बचाना है और साथ में हमारा बॉडी को अटैक नहीं करना है। ये इम्यून सिस्टम जैसे हमारा आर्मी है, फॉरेनर्स को अटैक करते हैं, लेकिन अपना जो इंडियन है उनको अटैक नहीं करते हैं। तो इम्यून सिस्टम ऐसा है, लेकिन जो अपना बॉडी को ये रिकॉग्नाइज करना और अटैक नहीं करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारा देखे तो हमारा गाट में ही है। सो वी हैव ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। सो वो सब के साथ हम लोग वी आर लिविंग विद दैट वन। And if you consider yeast and the number of viruses that resides in our tissues, that is a huge number. So immune system, that's why must evaluate millions of signals from this daily. So and decides which one are potentially harmful and which one are benign, not harmful. So they have to select that one, and they have to accordingly they have to decide whether they should attack or they should not attack. So और हम लोग एक commonly term use करते हैं एंटीजन, जो yeast वायरस या बैक्टीरिया में हो। सो दिस इज एंटीजन इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को, जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस में रहता है, एंड ये एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म होता है। जो ऑटो एंटीबॉडीज होता है वो अपना जो बॉडीज है उनका टिश्यूज का ही कुछ पार्ट को एंटीजन मानते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो इम्यून सिस्टम का अगेन 2 पार्ट है, एक है एडाप्टिव आर्म, बेसिकली वही एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंड बेसिकली इट रिजल्ट्स इन हाईली टारगेटेड रेस्पॉन्स लाइक ए परफेक्टली एम्ड गाइडेड मिसाइल। एंड यूजुअली एडाप्टिव इम्यून सिस्टम होने के लिए टाइम लगता है। जैसे हम लोग कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैक्सीन के बाद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये टाइम जो लगता है उस टाइम में बचने के लिए हमारा एक अनदर इम्यून सिस्टम है, जिसको हम लोग इनेट इम्यून आर्म बोलते हैं। इनेट इम्यून आर्म मतलब रेस्पॉन्स क्विकली। इनेट इम्यून एडाप्टिव इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, दैट यूजुअली टेक्स टाइम। लेकिन इनेट इम्यूनिटी का जो आर्म है, दैट एक्चुअली रेस्पॉन्स वेरी रैपिडली। बेसिकली दैट्स व्हाई इट इज लेस स्पेसिफिक एंड इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारा जो स्किन है, हेयर्स हैं, फ्लूइड्स हैं लाइक म्यूकस, गैस्ट्रिक एसिड, सलाइवा, ऑल आर defense system. That is the primary immune system, and that we call as innate arm. And this recognize and respond to bacterial viral products. And this innate arm produces proteins like tumor necrosis factor. So what are the immune mediated inflammatory diseases? Basically it is a broad term.
So any diseases that is caused by some malfunction of the immune system, those are called as immune-mediated inflammatory system. We don't know exactly which is the where is the defect in this immune system, but we know that immune system is abnormal. There is malfunction of the immune system. So it is not a specific term. When we don't know that specifically what is the process, then we call, but we know that immune system is activated, then we call them as immune-mediated inflammatory diseases. Then autoimmune diseases, basically it is often used interchangeably with immune-mediated inflammatory diseases, but it is more specific subcategory of inflammatory-mediated immune diseases. The body is attacking healthy cells in the body, and they produce usually autoantibodies like rheumatoid arthritis, SLE, multiple sclerosis, type 1 diabetes. All these are autoimmune diseases that we see autoantibodies. That means antibodies produced against our own tissues. Then specific cells of the immune systems like T cells and B cells can be identified and linked to specific autoimmune diseases like rheumatoid arthritis or SLE or multiple sclerosis or type 1 autoimmune disease. Then third term we use it, autoinflammatory disease. This is a relatively new term. It's a recent term coined around 20 years back. So here innate immune system mistakenly attacks the body and leads to inflammation. So inflammatory disease, immune-mediated diseases, autoimmune diseases, there usually the adaptive immune system is involved. Here the innate immune system is involved. When innate immune system is involved, then we call that as this autoinflammatory syndrome. It mainly caused by mutations in the genes that play a role in regulating the innate immune systems. So that's why in autoinflammatory diseases, we don't see any antibodies or autoantigen specific T cells and B cells. So then we call it as autoinflammatory disease. Now, if we see, it is an autoimmune ankylosing spondylitis or spondyloarthritis, whether they are autoinflammatory diseases or autoimmune diseases. So if you see this SLE or rheumatoid arthritis or Sjogren syndrome, there is direct proof for autoantibody mediated disorders or cell-mediated disorder. But if we look at ankylosing spondylitis or psoriatic arthritis or inflammatory bowel disease, direct proof for autoimmune disease is not that great. But definitely there are some indirect proof that it can be autoimmune disease. So is the ankylosing spondylitis an autoimmune disease? So against points are there are no autoantibodies that have been identified and linked to ankylosing spondylitis. But points for that it is an autoimmune disease is that disease can be transferred from one animal to another by taking the lymphocyte. So lymphocyte is a part of the immune system, adaptive immune system. So we can transfer this disease in animal models by transferring the lymphocyte of the disease animals to the non-disease animals. So that's why that is a proof that it is an autoimmune disease. Strong association with HLA-B27 because HLA-B27 again is required for antigen presentation in the immune system. So strong association is a point for autoimmune disease. But against is that HLA-B27 may alter bacteria within the body and save the response to the immune system. So what it is an autoimmune disease or autoinflammatory disease? Probably little bit of both. The innate and adaptive arms of the immune system do not work entirely independently. They are actually dependent on each other. So they work in combined order to fight the viruses, infections, and bacteria and other threats. So autoimmune diseases and autoinflammatory diseases are not actually independent entities. There is spectrum upon which different diseases fall. So we can have diseases that can be considered purely one or the both, but probably ankylosing spondylitis or other spondyloarthritis, actually, probably they have both the arms involved. So before going to the management of this spondyloarthritis associated with other autoimmune diseases, what are the options? What are the drugs that we use to treat this spondyloarthritis? So one is non-steroidal anti-inflammatory drug. So I'm sorry for the mistake. That is NSAID. It is not NSAID. Then we usually use local steroid injections when few joints are only involved. Then disease-modifying anti-rheumatic drugs. Sulfasalazine usually we use. Methodix that is not that effective. Then we use biologics like anti-TNF. There are many anti-TNF.
Then interleukin 17 blockers, these are available in India. Then tofacitinib, there is showing some promise in the recent trials. Then analgesics like tramadol and paracetamol to relieve pain. And if there is badly damaged joints like hip then or knee, then surgery may be required. So जो uveitis होता है वो भी ऑटोइम्यून होता है, लेकिन हम लोग वो एसोसिएटेड ऑटोइम्यून डिजीज बोलते नहीं है क्योंकि ये डिजीज का ही पार्ट है। लेकिन कोई पेशेंट को अगर जॉइंट पेन के साथ uveitis है तो हमको याद रखना है कि इसमें कुछ मेडिसिन इफेक्ट नहीं करते, uveitis में इफेक्टिव नहीं होता है। तो सल्फासेलाजिन जो डिजीज जॉइंट है या uveitis है वो दोनों में काम करता है, लेकिन कुछ बायोलॉजिक्स जैसे इटानरसेप्ट या सेक्यूकुनिमेब वो uveitis में काम नहीं करता है। तो पेशेंट को अगर हम लोग हमेशा हिस्ट्री में पूछते हैं क्या वो जॉइंट पेन के साथ uveitis है क्या, पास्ट हिस्ट्री में है क्या या करेंटली है क्या, तो अब हम लोग यूजुअली अगर uveitis का हिस्ट्री होता है तो बायोलॉजिक सिलेक्शन में वो मतलब हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इटानरसेप्ट या सेक्यूकुनिमेब uveitis में काम नहीं करता है। तो पेशेंट को अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, पास्ट हिस्ट्री है या करेंटली ऑनगोइंग है, तब हमको याद रखना है कि इसमें भी कुछ बायोलॉजिक्स काम नहीं करता है, जैसे इटानरसेप्ट और सेक्यूकुनिमेब। सल्फासेलाजिन दोनों में काम करता है। देन सोरियासिस, तो अगेन एसोसिएटेड कंडीशन, स्किन कंडीशन, स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी में ये सोरियासिस और जैसे रिएक्टिव आर्थराइटिस में भी हम लोग देखते हैं कि सोरियासिस जैसा स्किन लेशंस रहता है फीट में। तो मीथोट्रेक्सेट दोनों में काम करते हैं, जॉइंट में और स्किन में। साइक्लोस्पोरिन स्किन में काम करता है लेकिन जॉइंट्स में इतना इफेक्टिव नहीं है। सल्फासेलाजिन लेफ्लोनामाइड स्किन में काम नहीं करता है, जॉइंट के लिए बहुत अच्छा ड्रग है। सेक्यूकुनिमेब यूजुअली मतलब ये स्किन में बेटर काम करता है, जॉइंट के लिए भी काम करता है। और एदालिमेब या अदर एंटी TNF वो जॉइंट्स में और स्किन में दोनों में काम करता है, लेकिन स्किन और स्किन के लिए सेक्यूकुनिमेब यूजुअली अभी जो ट्रायल्स आया है उसमें दिखाया है कि एदालिमेब से ज़्यादा सेक्यूकुनिमेब स्किन में ज़्यादा काम करता है। जो लोगों को ज़्यादा स्किन का इन्वॉल्वमेंट है, यूजुअली जब हम लोग बायोलॉजिक सिलेक्ट करते हैं पेशेंट को अगर ज़्यादा स्किन इन्वॉल्व में है तो हम लोग आजकल एडवाइस करते हैं कि आप सेक्यूकुनिमेब के लिए बेहतर रहता है सोरियासिस में। सो इसके अलावा और क्या ऑटोइम्यून डिजीज रह सकते हैं स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी में? एक्चुअली ऐसा लिटरेचर मुझे नहीं मिला है। कॉमनली देखा है कि एक डिजीज है ऑटोइम्यून डिजीज जो थायराइडाइटिस है, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है, वो स्पॉन्डिलोआर्थोपैथिस के साथ रह सकते हैं। ये कुछ केस रिपोर्ट्स हैं। सो ये एक अराउंड 80 एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, 60 जोग्रेन सिंड्रोम और 80 हेल्दी कंट्रोल्स में एक उन्होंने स्टडी किया था ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज के लिए कितना प्रिवेलेंट है। तो उसमें देखा कि हेल्दी पीपल में ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस अराउंड 1% में रहता है। 100 में से 1 लोगों को ये ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज रहता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में 100 में से 8 लोगों को ये ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज रहता है। जोग्रेन सिंड्रोम में अराउंड 9 लोगों को रहता है। सो ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हेल्दी लोगों से ज्यादा कॉमन है ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज। दिस इज अनदर ऑटोइम्यून डिजीज which is more common in people with spondyloarthropathy than the general population. So another ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है इंसुलिन ऑटोइम्यून सिंड्रोम। ये भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ओनली 1 या 2 ही लिटरेचर में वो रिपोर्ट किया है। सो अदर ऑटोइम्यून डिजीज में से कॉमन है ऑटोइम्यून थायराइड डिसऑर्डर। सो ये अनदर स्टडी है, उन लोगों ने देखा जो अदर ऑटोइम्यून जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है या जोग्रेन सिंड्रोम है या ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज है, वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ रह सकते हैं क्या? तो उन्होंने किया था अराउंड दे हैड 144 पेशेंट्स ऑफ this spondyloarthropathy. So you can see that 80 were ankylosing spondylitis, 31 was psoriatic arthritis, then 24 was undifferentiated spondyloarthropathy. Sjogren syndrome रह सकते हैं। सो उनमें से अराउंड 144 में से 2 लोगों को जोग्रेन सिंड्रोम था, लेकिन हम लोग बाकी देखें तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस या SLE कोई भी पेशेंट को नहीं था। लेकिन ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज उनमें से देखा था अराउंड 5 लोगों को तो ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज था। सो ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज और ये जोग्रेन सिंड्रोम, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन जोग्रेन सिंड्रोम रह सकते हैं, लेकिन रिमेटॉइड आर्थराइटिस और SLE इतना कॉमन नहीं है। और अगर
हमारा प्रैक्टिस में देखे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मैंने एक पेशेंट को देखा था जो जिनका ये फीचर था कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में है और कुछ एसएलई का फीचर है। सो मेरा एक्चुअली अराउंड इट इज लाइक आई जॉइन एसजीपीजीआई इन से 2004, सो इट इज नाउ अराउंड मोर देन 15 इयर्स। सो मैंने एक पेशेंट को सिर्फ देखा था जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ एसएलई का फीचर था। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने देखा है जो जिनको एंटी-सीसीपी भी पॉजिटिव है, HLA-B7 भी पॉजिटिव है, पेरिफेरल आर्थराइटिस, स्मॉल जॉइंट्स भी हैं, बैक पेन भी है। ऐसा पेशेंट मैंने 4-5 पेशेंट ऐसे देखा है जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का फीचर है। So I think this is my end of my presentation. Me, I think I have made I've been able to make justice to my topic. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. नाउ हमारे साथ हमारे एक पेशेंट भी है, मेघना जी करके है, मेघना मेहता. सो शी विल बी शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस. शी इज हैविंग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस काफी सालों से, तो वो हमको गाइड करेंगे कि उन्होंने उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट की और अब वो कैसे है, क्या करते हैं. मेघना जी, ओवर टू यू. थैंक यू. गुड इवनिंग ऑल. मैं मेघना बड़ौदा गुजरात से हूँ और मेरी एज 45 है और मुझे 17 साल से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है. जब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा ये पेन एक्चुअली स्टार्ट हुआ था और 2 साल बाद मेरा डायग्नोज हुआ कि मुझे एएस है और मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने डायग्नोज किया था और उन्होंने तब से मुझे एक्सरसाइज पे फोकस करने को बोला था. उसके बाद मैं रूमेटोलॉजिस्ट के पास भी गई. साथ में मैंने ऑल्टरनेटिव थेरापीज भी यूज किया, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक, पर मैंने कभी एक्सरसाइज को छोड़ा नहीं है. तो आई थिंक उसी ने मुझे अभी तक अच्छी खासी रखा है. और मेरा जब शुरू हुआ था बैक पेन, तब वो मिडल बैक स्टिफनेस से शुरू हुआ था और उसके बाद काफी टाइम वही स्टिफनेस रही मिडल बैक की. बीच में थोड़े साल ऐसा था कि एक्सरसाइज और मेडिसिन की साथ साथ मेरा काफी कम हो गया था. मैं भूल ही गई थी जैसे मुझे एएस है, पर फिर खत्म होने वाली चीज तो ये है नहीं, इसलिए फिर से याद दिलाई देता है. और मैं एक्सरसाइज फिजियो पे फोकस करके आगे बढ़ रही हूँ. फैमिली का सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए और मुझे है, वो ग्रेस ऑफ गॉड, गुड चीज, गुड थिंग मेरे लिए. और अंतर्ध्वनि के साथ मैं 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ और उनका जो योगा सेशंस उनके चल रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव है. मतलब मैं इतने सालों से कर ही रही थी एक्सरसाइज, पर उसमें भी मुझे काफी नया जानने को, सीखने को मिला है. और जो उनके अलग अलग डॉक्टर्स के पैनल्स के साथ ये फेसबुक लाइव सब कुछ हो रहा है, उससे भी काफी नॉलेज बढ़ा है. तो मुझे अपने आप को मेंटेन और मोटिवेट करने में काफी हेल्प मिलती है उससे. और मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, ट्राई करती हूँ जितना कर सकती हूँ. बस मेरी जर्नी यही है और मैं सबको यही बोलूंगी कि भाई एक्सरसाइज तो करो करो और करो. थैंक यू. राइट. और मेघना जी, आप आपके प्रेगनेंसी के बारे में या कुछ टू अदर फीमेल एएस पेशेंट्स कुछ शेयर करोगे आप, अगर इफ पॉसिबल? मतलब प्रेगनेंसी के टाइम के तो मुझे पता नहीं था कि एएस है, पर उस टाइम तो वही था कि ओवर वेट बढ़ जाता है तो बैक पेन है करके. तो वो पीरियड तो निकल गया, पर उसके बाद भी मुझे उस टाइम सेकंड चाइल्ड के लिए मुझे उस टाइम गाइडेंस मिली थी कि ना करो, क्योंकि ऑटो वो क्या सॉरी जेनेटिक है करके. तो उस टाइम मुझे वो गाइडेंस मिली थी. आई थिंक अब मैं जब सबको सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो अब आई थिंक नई डॉक्टर्स, आई मीन नई टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में वो सपोर्ट करता है. पर मैं तो फीमेल्स को बोलूंगी कि भाई एक्सरसाइज तो नहीं छोड़ो. घर में जो भी किसी को कैसे भी कन्विंस करना हो करो, पर एक्सरसाइज इज मस्ट. राइट. एंड आपको स्टार्टिंग में क्या क्या एज अ फीमेल इन इंडियन कल्चर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यस. तो आपका एक्सेप्टेंस लेवल कैसा था? फैमिली, फ्रेंड्स, लाइक सपोर्ट मिल रहा था या उनको नहीं पता चल रहा था, कैसा था? ऑब्वियसली शुरू में नहीं, मुझे भी नहीं पता था डिजीज का इतना, फैमिली को भी नहीं पता था. बच्चा बहुत छोटा था, 3 महीने का, 2 महीने का. जब बहुत हो गया तब तो ज्यादा ही था. पर धीरे धीरे सबको नॉलेज मिली, मुझे सपोर्ट मिलने लगा. और वो सपोर्ट चाहिए ही. बिना फैमिली सपोर्ट के बहुत मुश्किल है फीमेल के लिए. मे बी जेंट्स के लिए होता होगा क्योंकि उनको आउट
घर से बाहर जाके काम करना है तो उनके अलग लिमिटेशंस है, लेडीज के अलग लिमिटेशंस है, तो घर का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट तो चाहिए। राइट राइट, ठीक है, थैंक यू Okay. मेघना जी सो मच। थैंक यू, थैंक यू। नीलेश सर। I'm ready, yeah. I'll just share my screen. Yes, yes. Okay, namaste. Thanks to Antardhwani first for providing this opportunity. ये हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम पेशेंट्स तक पहुँचे और पेशेंट्स के जो इश्यूज है उसको एजुकेशन के माध्यम से दूर करें, और आई थिंक अंतर्ध्वनि इज डूइंग अ फैबुलस जॉब. आई थिंक मेरे आधे पेशेंट्स आर प्रोबेबली फॉलोइंग यू ऑन फेसबुक एंड अदर स्टफ, सो इट्स ऑलवेज अ गुड पार्ट टू रिसीव द इन्विटेशन. जब अमित जी से पहले बात हुई तो बात ये निकली कि सर ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है तो आप क्या चूज करना चाहेंगे. तो आई सॉ दिस सेक्सुअल डिसफंक्शन इन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एंड सडनली आई रियलाइज कि ये एक चीज है जो बहुत टाबूड होती है. मैंने भी इसे बहुत डिफिकल्टी से जाना कि ये कितना बड़ा एक इश्यू हो सकता है हमारे पेशेंट्स के लिए. और डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में थोड़े इनिबिशंस डेफिनेटली ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न सोसाइटी. तो ये हमारी बिजी ओपीडीज में ये एक चीज़ है जो बहुत बार पेशेंट्स बताना भी चाहते हैं तो बहुत बार हिचकिचाहट वगैरह की वजह से बता नहीं पाते होंगे. पर मैंने एक कोशिश की है अपने क्लिनिक्स में, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बार ये एक इश्यू होता है और कहीं ना कहीं मैं अपने पेशेंट से सेकेंड थर्ड फोर्थ विजिट में, खासकर अगर उन्हें बहुत तकलीफ में है, बहुत डिप्रेस लग रहे हैं, तो इस बात पे बात करने की कोशिश करता हूँ. और जो मैंने उनसे सीखा है, मैंने कुछ रिसेंटली इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी कुछ पढ़ा भी है, तो वो जो नॉलेज है मैं आपको कुछ स्लाइड्स में बताने की कोशिश करूंगा. मैंने स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा मटेरियल रखा नहीं है, मैंने सिर्फ पॉइंटर्स डाले हैं. मैं एक एक पॉइंट पे आपको डिस्क्रिप्शन बताने की कोशिश करूंगा. और बहुत सारे हमें इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी मिले हैं, तो अल्टीमेटली हम वो क्वेश्चंस आंसर करने की भी कोशिश करेंगे. तो सेक्सुअल डिसफंक्शन इन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इसका मतलब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस मतलब कोई भी प्रकार का आर्थराइटिस जिसमें जोड़ों में सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो, उन पेशेंट्स में सेक्सुअल डिसफंक्शन के क्या कारण हो सकते हैं और कितना ये बड़ा प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम बात करेंगे. सो ये एक creakyjoints.org करके वेबसाइट है, विच इज़ अ वेरी गुड इंटरनेशनल वेबसाइट फॉर ऑल रूमेटिक पेशेंट्स. और इसमें से मैंने ये एक फोटो उठाया था कि दैट थिंग नो वंस टॉक अबाउट. वो स्टार्ट होती है एस से और एंड होती है एक्स से. सो बेसिकली सेक्स इज वन थिंग विच वी डोंट टॉक अबाउट इन अवर क्लिनिक्स. तो वेस्टर्न सोसाइटीज में, जहाँ सोसाइटीज बहुत ओपन है, वहां पे भी ये प्रॉब्लम है. तो सोचिए भारत जैसे देश में जहाँ पे इतने इनिबिशंस होते हैं हमारे पेशेंट्स में, और हम में भी एक्चुअली, क्योंकि हम इसी सोसाइटी से बाहर आए हुए हैं, तो कितनी प्रॉब्लम होती होगी. सो हाउ बिग इज द प्रॉब्लम. सबसे पहले आप किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के टाइम ये जानना चाहते हो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है. सो द रिपोर्टेड स्टडीज जो हैं वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कह लो, या आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कह लो, या लूपस में कह लो, सारी रिपोर्टेड स्टडीज में ये एक क्लियर कट पिक्चर सामने आ रहा है कि 30 से 60% लोग सेक्सुअल डिसफंक्शन रिपोर्ट करते हैं. अब ये लोग कैसे मेजर करते हैं कि सेक्सुअल डिसफंक्शन है, इसके कुछ स्कोरिंग मेथड्स बने हुए हैं. जब भी हम रिसर्च करते हैं हमारे पास कोई एक स्कोरिंग सिस्टम्स होते हैं जो वैलिडेट होते हैं. तो बहुत साल इन सिस्टम्स पे रिसर्च होती है, बहुत बार इसको रीयूज किया जाता है, रीमॉडिफाई किया जाता है, और ये कुछ सिस्टम्स होते हैं जो वैलिडेटेड होते हैं, जो रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं. अगर उन स्कोरिंग सिस्टम्स में बात करें तो लगभग 50 से 60% लोगों में लगभग 50% से भी कम स्कोर आते हैं, जिसका मतलब कि बहुत स्ट्रांगली उनको सेक्सुअल इश्यूज है. इन स्कोरिंग सिस्टम्स मेल्स के लिए अलग होते हैं, फीमेल्स के लिए अलग होते हैं. कुल मिला के फीमेल्स के लिए इट इज ऑल अबाउट डिजायर, उनको ऑर्गेजम हो रहा है कि नहीं, उन पे बात की जाती है. मेल्स में इट इज मोस्टली अबाउट उधर उनको पेनाइल इश्यूज हो रहे हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन या इरेक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है, उन पे बात की जाती है. बट कुल मिला के दोनों ग्रुप में अगर उनको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो लगभग 50% लोग कहीं ना कहीं
प्रॉब्लम बताते हैं, और ये डेफिनेटली नॉर्मल एवरेज से बहुत ज्यादा है। ये भी जानना होगा कि नॉर्मल एवरेज पॉपुलेशन जो सिटीज में है, जो काफी स्ट्रेस में है, उनमें भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन आजकल काफी कॉमन हो गया है। उसके टॉप पर अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या लूपस जैसी बीमारियां हो जाए, तो उनमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी काफी एक्स्ट्रा पाया जाता है नॉर्मल एवरेज पॉपुलेशन से। सो दोनों चीजें हैं जो प्रॉब्लम करती हैं। तो फीमेल में क्या ज्यादातर पाया गया है, इज लेस सेक्सुअल डिजायर और लेस ऑर्गेज्म, और मेल्स में लेस डिजायर और इरेक्शन इश्यूज, जैसा कि मैंने कहा। एंड बेसिकली व्हाट आर द रीजंस, सॉरी मेरी स्लाइड थोड़ी इंटरचेंज हो गई, व्हाट इज द रीजंस? पेन तो ऑब्वियस है, पेन होगा तो डेफिनेटली कोई संबंध रखने के बारे में सोचेगा नहीं, और ऑब्वियसली अगर आपके दिमाग में पेन चल रहा है तो आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, और वैसे ही आपका इंटीमेट रिलेशनशिप्स में या संबंध रखने में मन नहीं रखेगा, वो तो ऑब्वियस है। पर कभी कभी ये भी मैटर करता है कि आपके किस जॉइंट में पेन है। समझो आपको लोअर बैक में पेन है, आपको नीज में पेन है, या आपके हिप्स के अराउंड पेन है, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर माइंड मोर while having your some sexual activity या संबंध आप जब रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखा गया है कि कभी कभी पेन अगर किसी भी जॉइंट में हो तो ये मैटर नहीं करता कि किस जॉइंट में है। पेन अगर हद से ज्यादा है तो डेफिनेटली वो आपकी बहुत सारी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, इंक्लूडिंग योर सेक्सुअल डिजायर एंड योर विलिंगनेस टू अंडरगो सेक्सुअल एक्टिविटी। डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट्स में हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि उनके फटीग का क्या कारण होता है। बहुत बार वो एक्टिव होते हैं, डिजीज बहुत एक्टिव होता है, जॉइंट्स सूजे हुए होते हैं, इन्फ्लेमेशन शरीर में फैला हुआ होता है, ईएसआर सीआरपी बढ़ा हुआ होता है, ऐसे पेशेंट्स को बहुत फटीग होता है। पर हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें फटीग का कारण शायद डिजीज अपने आप में है, इन्फ्लेमेशन शांत होने के बाद भी बहुत फटीग होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को फाइब्रोमाइल्जिया जैसे पेन होते हैं जहां पूरे शरीर में पेन होंगे लेकिन कहीं इन्फ्लेमेशन नहीं दिखेगा। हमारी बीमारियों में हम इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छी तरह से टारगेट कर सकते हैं, बट बहुत बार हम फटीग या नॉन इन्फ्लेमेटरी पेन है जिसमें सूजन नहीं है, जोड़ सूजे नहीं हुए हैं, उसको टारगेट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये हमारे पेशेंट्स के लिए हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। कुछ और रीजंस हैं, जैसे कि लो सेल्फ एस्टीम। बहुत बार दवाइयों की वजह से कह लो या पेन की वजह से कह लो या लिम्प कर रहे हो, आदमी खुद से घिन करने लगता है, उसको खुद से नफरत होने लगती है। बहुत बार दवाइयों की वजह से सूजन आ जाती है, फीमेल्स में फेशियल हेयर आ जाते हैं, बहुत बार मेल्स या फीमेल्स में काफी हेयर लॉस भी पाया जाता है। बहुत बार उनमें इच्छा ही नहीं होती कि वो कहीं बाहर जाएं, कहीं बने, कहीं ठने, कहीं कुछ अच्छे से कॉस्मेटिक्स यूज करें। बहुत बार उनकी स्किन इतनी खराब होती है कि वो कॉस्मेटिक्स यूज नहीं कर पाते। तो जब आदमी अपने साज सज्जा, जो कहते हैं कि अपनी ब्यूटी में कम इंटरेस्ट लेने लगता है, या वो उनकी ब्यूटी में कुछ गिरावट आ जाती है दवाइयों की वजह से, तो एस्टीम भी लो हो जाता है। कुछ पेशेंट्स को हमेशा एक लिम्प रहता है, कुछ पेशेंट्स कहीं जा नहीं पाते, तो एक लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाता है कि क्यों मुझे ये हो रहा है, क्या फायदा आगे कुछ करने का। और जब आप अपने एस्टीम को लो कर देते हैं तो सारी डिजायर्स आपकी खत्म हो जाती है, और आपको सेक्सुअल एक्टिविटी एक बर्डन, एक बोझ लगने लगती है कि हमें ये नहीं करना है। और ये काफी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है काफी लोगों में। इनफैक्ट हमने कभी कभी देखा है कि पेशेंट में लो सेल्फ एस्टीम नहीं होता, कितनी बार उनके रिलेटिव, उनके जो स्पाउस है, उनके हस्बैंड या वाइफ है, उनमें ये डर बना रहता है कि हम अपने स्पाउस को दर्द पैदा करेंगे। वो ना तो उनसे बात करते हैं, बस अज्यूम कर लेते हैं कि उनको दर्द होगा, हमें उनसे संबंध नहीं रखने, जो चल रहा है उसको चलने दो, और फिर धीरे धीरे वो डिजायर खत्म होते रहती है। तो ये मैं जैसे आगे बताऊंगा, बहुत जरूरी है कि अपने पार्टनर से बात करें और एक दूसरों की इच्छाओं का आप डिस्क्रिप्शन करें या वर्णन करें कि क्या एग्जैक्टली एक दूसरे फील कर रहे हैं, और एक कॉमन ग्राउंड पे आने की कोशिश करें। बहुत लोगों में लो सेल्फ एस्टीम होता है, पर बहुत लोगों में सीवियर डिप्रेशन भी होता है। डिप्रेशन की एक पहचान ये है कि आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, ना आपको खाने में इंटरेस्ट है, ना पीने में इंटरेस्ट है, ना घूमने में इंटरेस्ट है, ना खुद के ध्यान रखने में इंटरेस्ट है, और वैसे ही आपको संबंध रखने में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको एक प्रॉपर डिप्रेशन है
तो बहुत बार आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की सलाह भी लेनी पड़ सकती है। बहुत बार हमारे पेशेंट्स में माइल्ड डिप्रेशन होता है, हम उसको बहुत बार खुद ही एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ये सब चीज़ों का समन्वय होता है, पेन है, थकान है, डिप्रेशन है, सेल्फ एस्टीम लो है। लेकिन अगर डिप्रेशन हद से ज़्यादा है, तो डेफिनिटली एक बार साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेके बहुत फ़र्क पड़ सकता है और मेडिसिन से काफ़ी रिलैक्सेशन मिल सकता है। बहुत सारी फीमेल्स को एक प्रॉब्लम होती है हमारे डिजीज़ेज़ में, वो वजाइनल ड्राइनेस की। खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस या शॉगरेन सिंड्रोम करके डिजीज़ेज़ होते हैं, उसमें वजाइनल सिक्रीशंस ड्राई हो जाते हैं। बहुत बार अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उससे भी सिक्रीशंस ड्राई हो सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में कि अगर वजाइनल ड्राइनेस है, तो संबंध रखते टाइम काफ़ी कुछ पेन उनको हो सकता है और अगर हमने इसको सॉर्ट आउट नहीं किया, तो फीमेल्स में वो डिज़ायर ही नहीं बचती कि वो संबंध रखें क्योंकि उनको बहुत पेन होता है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और उसको एड्रेस करना ज़रूरी होता है। और कभी-कभार कोई मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कुछ मेडिकेशंस हैं जो इंडिया में हम लोग रैनिटिडीन यूज़ करते हैं, बट उसका एक वर्ज़न आता है सिमेटिडीन या कभी-कभी डाइक्लोफिनेक ऐसे पेन किलर्स में भी पाया गया है या बहुत बार हम एसिडिटी की टैबलेट लेते हैं जिससे कहते हैं पेंटोप्राज़ोल या पैन, उसके साथ एक और तत्व आता है जिसे कहते हैं डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन यूजुअली गैस या उल्टी के लिए दिया जाता है। डोमपेरिडोन से एक हार्मोन बढ़ जाता है बॉडी में कॉल्ड प्रोलैक्टिन और प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से कभी-कभी सेक्सुअल डिज़ायर कम भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स मेडिसिन्स में भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर मैंने कहा कि 90% फैक्टर्स जो होते हैं वो नॉन मेडिसिन रिलेटेड होते हैं और उसको एड्रेस करना एक बहुत ज़रूरी पहलू होता है पेशेंट्स के लिए। तो अब सॉल्यूशंस क्या है? इतनी सारी प्रॉब्लम तो हमने बता दी, सॉल्यूशंस क्या है? अ, फॉर्च्यूनेटली इतना डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते कि आप उसको एक बर्डन ना समझें। आपको ये तो बहुत सारी स्टडीज़ से प्रूवन है कि कोई भी रिलेशनशिप में अगर सेक्सुअल रिलेशंस बेहतर नहीं होंगे, तो वो रिलेशनशिप आगे बहुत ज़्यादा टिकती नहीं है या बहुत ज़्यादा उसमें ठहराव नहीं होता, बहुत ज़्यादा उसमें फन नहीं रहता, बस लोग गाड़ी खींचते जाते हैं। तो ये आपके लिए एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सेक्सुअल रिलेशंस को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है और ये एक नहीं हज़ारों लाखों स्टडीज़ सालों से प्रूव होती जा रही है कि अगर किसी रिलेशनशिप में सेक्सुअल रिलेशंस बरकरार नहीं रहेंगे, तो वो रिलेशनशिप्स की आधार हिलने लगती है या वो रिलेशनशिप में वो एलिमेंट ही नहीं रहता जो जो बहुत लोग कहते हैं ना शादी के पहले जो एलिमेंट था वो शादी के बाद नहीं रहा, वो एलिमेंट नहीं रहता। बट लोग ये भी भूल जाते हैं कि सेक्सुअल रिलेशन का मतलब यही नहीं कि इंटरकोर्स करना है, पेनिट्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है। पेनिस का वजाइना में इंटरकोर्स करना या जाना ज़रूरी नहीं है। आपको सेक्सुअल इंटिमेसी के बहुत सारे तरीके हैं। ये पब्लिक फोरम होने की वजह से डेफ़िनेटली तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट आजकल बहुत सारे नेट पे रिसोर्सेज़ अवेलेबल है सेक्सुअल एजुकेशन के, इंटिमेसी बढ़ाने के। बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि कैसे हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स अपने बीच में अपनी सेक्सुअल एनर्जी या इंटरेस्ट को बनाए रखें और बहुत बार वो एक पहलू ज़रूरी होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि संबंध रखना मतलब सिर्फ़ इंटरकोर्स करना, ऐसा नहीं है। इंटरकोर्स करने के अलावा भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है या आप कन्वेंशनल सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में ही जानते हैं, तो आप नेट पे काफ़ी रिसोर्सेज़ पढ़ सकते हैं और आप डेफ़िनेटली एक सेक्सोलॉजिस्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप किसी क्वालिफ़ाइड सेक्सोलॉजिस्ट से ही मिलिए, क्योंकि बहुत क्वैक्स भी आजू-बाजू में अवेलेबल है। बात करना, अपने पार्टनर्स के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में बात करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। बिना बात किए चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। जैसा मैंने कहा कभी-कभी स्पाउस अज़्यूम कर लेते हैं कि मेरे स्पाउस को ये बीमारी है तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाएँगे। दोनों अपनी एक-दूसरे की इच्छा को दबा रहे होते हैं, तो दोनों की एक्सपेक्टेशंस को मैच करना बहुत ज़रूरी होता है।
ये बहुत जरूरी होता है पेशेंट के लिए जानना कि उनका दिन का अच्छा टाइम कौन सा है। वो बहुत बार अपनी मेडिकेशन ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि रात के टाइम उनका पेन कम रहे। बहुत बार अपने डॉक्टर से शेयर कीजिए कि सर मुझे संबंध रखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उस टाइम पे पेन फ्री रहूँ? क्या आप मेरी मेडिकेशन एडजस्ट कर सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मेरा इस टाइम पे यूजुअली रात के टाइम होता है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सम पीपल आर वेरी गुड इन मॉर्निंग, सम पीपल कैन बी वेरी गुड इन इवनिंग्स, एंड यू कैन फिक्स योर टाइमिंग्स विथ योर स्पाउस कि आप उस टाइम पे रिलेशन रखें। सो गेट बिजी व्हेन यू फील गुड। इसमें एक फनी ये सेंटेंस है कि गेट बिजी। आप संबंध तब रख सकते हैं जब एक्चुअली आप फील गुड कर रहे हैं या आपका पेन फ्री पीरियड होता है। हर पेशेंट की कुछ टेंडेंसीज होती है, किसी को पेन कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके दिन का टाइम कौन सा अच्छा है, उसके इर्द गिर्द आपको मेहनत करनी पड़ी होगी। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी रहते हैं। बिना बीमारी के भी बहुत लोगों को सेक्सुअल रिलेशंस रखने में प्रॉब्लम होती है, बट बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और जैसा मैंने कहा, अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप में फीकापन आ जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ टाइम निकाल के थोड़ा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और अपने सेक्सुअल रिलेशंस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड स्पॉन्टेनिटी बहुत बार इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली हमारे पास बहुत बार जॉइंट फैमिलीज रहती हैं, स्पॉन्टेनिटी बहुत बार पॉसिबल नहीं होती है, बट आजकल काफी फैमिलीज न्यूक्लियर भी हैं। तो उसमें ये भी कहा जाता है कि जब आपको मौका मिले तब आप एक्टिविटी ट्राई कीजिए। मौके की ये मत देखिए कि रात को ही आप संबंध रखेंगे या सुबह ही रखेंगे, क्योंकि रात तक होते होते बहुत बार ऑफिस से आते आदमी थक जाते हैं। तो मौके पे चौका मारिए, ये मैं एक शब्द यूज करूंगा। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डेफिनेटली एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी पोजीशंस रखने में, पेन फ्री होने में। एक्सरसाइज से बहुत बार एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो आपके मन को खुश रखते हैं और वो आपकी सेक्सुअल डिजायर को दूसरी बात जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग सेक्सुअल डिजायर को बहुत कम कर देती है और स्मोकिंग को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर मेल पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो काफी अच्छी टैबलेट्स भी अवेलेबल है जो उसको एड्रेस कर सकती है। अब तो ऐसी भी टैबलेट आ गई है जिसको आपको कंटिन्यूस ले सकते हैं और आपको टाइम नहीं करना पड़ता अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ। तो आप डेली एक टैबलेट लेते रहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको वाइग्रा जैसे कि आपको आधा एक घंटे पहले लेना है। इनफैक्ट दे आर लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स और 60 to 70% इंप्रूवमेंट पाया गया है अगर आपको इंपोर्टेंस है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। डेफिनेटली इसके लिए बहुत बार आप अपने डॉक्टर से या सेक्सोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। नई चीजें ट्राई करना बहुत जरूरी है। कुछ सेक्सुअल टॉयज आते हैं, जैसा मैंने कहा नेट पे रिसर्च कीजिए। अगर आप हिचकिचा रहे हैं तो एक सेक्सोलॉजिस्ट से जाके मिलिए। उनके पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, आपको ऑप्शंस दे सकते हैं। आप कुछ नई नई चीजें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप में नयापन नहीं रहेगा तो एक इस बीमारियों में किसी चीज को ड्राइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये पहलू उनके लिए भी अप्लाई होता है जो लाइफ में बहुत बिजी है, जिनको आर्थराइटिस नहीं है, बट आर्थराइटिस पेशेंट के लिए भी ये पहलू लागू होगा। तो ये बहुत सारी एडवाइस है जो किसी भी पर्सन के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप को हेल्दी रखने में एडवाइस कर सकती है, बट आर्थराइटिस पेशेंट्स को क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी होती है, उन्हें कुछ ना कुछ एक एफर्ट लेना पड़ेगा। और एक्सेप्ट कीजिए चेंज को, खुद को बन ठन के रखने की कोशिश कीजिए, मूड चेंज कीजिए, साथ में आप बात ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो आप साथ में कर सकते हैं। बाहर जा सकते हैं, एक अच्छा कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को एफर्ट लेंगे तभी जाके कुछ नयापन आएगा और आप अपनी एक्टिविटी बरकरार रख सकेंगे। और डेफिनेटली आपको नहीं समझ रहा है तो हेल्प सीख कीजिए। आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको किसी सेक्सोलॉजिस्ट से एडवाइस कर सकते हैं। वो आपको तरीके बता सकते हैं। जैसे किसी किसी पेशेंट में हिप की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली डिजीज को कंट्रोल करना, और अगर हिप बहुत खराब है तो हिप को रिप्लेस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हिप के इर्द गिर्द अगर सेक्सुअल एक्टिविटी है तो वो हिप मूवमेंट अगर पेनफुल रहेगा तो पेशेंट सेक्सुअल एक्टिविटी कर ही नहीं पाएगा। तो डिजीज को कंट्रोल करना तो बहुत बहुत जरूरी है, उसमें आपकी रूमेटोलॉजिस्ट मदद करेंगे। बट उसके अलावा भी अगर कोई चीज आपको हिंडर कर रही है, कोई चीज आपको बहुत पेन कर रही है, वजाइनल ड्राइनेस है, तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर आप हमारे पास कंप्लेन लेके आए तो हम उसकी तह तक जाएं और उसको सॉर्ट आउट करें। और डेफिनेटली प्रेगनेंसी प्लान हो सकती है, दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद सेक्सुअल डिसफंक्शन,
बट हमने देखा है कि इवन द सीवियरेस्ट पेशेंट में हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं एंड वी कैन हैव वेरी गुड आउटकम्स, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और सिर्फ इस डर से कि हम हमारे पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे या हम उसे अच्छी लाइफ नहीं दे पाएंगे, मैरिज नहीं करना गलत होगा। आज के टाइम में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो ये कुछ जनरल एडवाइस है। डेफिनेटली आपकी एक्सरसाइजेस और पेन कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, बट उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और डेफिनेटली एक्सरसाइज से फटीग भी, थकान भी कम हो सकती है। कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स भी जैसे विटामिन डी या कैल्शियम सप्लीमेंट्स या B12 सप्लीमेंट्स भी आपकी ड्राइव को बूस्ट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आपकी ये सब विटामिन्स कम ना हो, क्योंकि ये भी देखा गया है कि कभी-कभी इनकी कमी से सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट ये सेकेंडरी फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम्स हो या कोई और सेकेंडरी फैक्टर्स हो तो उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप प्रॉब्लम्स लेके आएंगे तो हम उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक अभी के लिए तो आज मेरे पास इतना ही था, एंड डेफिनेटली विल लाइक टू आंसर सम क्वेश्चंस, सो ओवर टू यू अमी। Thank you, sir. We'll start with the questions. Yeah. First question है प्रदीप सर आपके लिए है, what is the role of tumor necrosis factor in the pathogenesis of immune medicated diseases? एक्चुअली जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, एक्चुअली नाम से ही पता चलता है, ये बोलते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये सिर्फ हमारा जो डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसके लिए नहीं है। नॉर्मली ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का नॉर्मल बॉडी में बहुत कम रहता है। तो इन्फेक्शन से बचाना, ट्यूमर से बचाना, तो ये सब काम नॉर्मली ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का रहता है। लेकिन जो हमारा इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो या अदर स्पॉन्डिलोर आर्थराइटिस हो, उसमें देखा गया कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है। नॉर्मली सब लोगों में ही ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रहता है, क्योंकि कैंसर या इन्फेक्शन से हमको बचाते हैं ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। लेकिन वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या सोरियासिस हो या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो या रिएक्टिव आर्थराइटिस है, तो ये सब में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है। और शुरू में सोचा गया था यही सबसे इम्पोर्टेंट साइटोकाइन है। मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इज बेसिकली प्रोटीन जिसको हम लोग साइटोकाइन बोलते हैं, वो शुरू में ही ये मिलता है। तो ये आने के बाद ही बाकी साइटोकाइन आता है, जैसे इंटरल्यूकिन्स हो या अदर साइटोकाइन, तो इसके बाद आता है। लेकिन आजकल देखा गया है कि सिर्फ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर नहीं, बहुत सारा साइटोकाइन, अदर साइटोकाइंस भी जिसका इंपॉर्टेंस रोल रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सोरियासिस में इंटरल्यूकिन 17 का रोल ज्यादा रहता है। तो डेफिनेटली ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का रोल है सब इन्फ्लेमेटरी डिजीज, स्पेशली आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या सोरियासिस हो या रिएक्टिव आर्थराइटिस हो या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, में बहुत ज्यादा रोल रहता है। इसलिए ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अगेंस्ट के जो दवाएं हैं वो ये सब में इफेक्टिव है। तो ब्रीफली मैं यही कहूंगा। नीले, सर कंटिन्यू। नीलेश अगर ये मेरे से यंग है, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। नहीं सर, ओल्ड इज गोल्ड, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीलेश सर आपके लिए है, कैन स्मॉल डोजेस ऑफ वाइग्रा, I guess Viagra increases blood flow, and increased blood flow likely to increase oxygen supply to remote nerves, help in addressing joint pain through higher supply of oxygen as exercise or ozone therapy, leaving aside positive benefits. If yes, who to consult with, Andro or Rumi? ओके, सो पहले तो मैं ये प्रश्न लोगों के लिए सिंपल बनाना चाहूंगा। व्हाट दिस यूजर इज ट्राइंग टू आस्क, ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि वाइग्रा काम करता है। बेसिकली वाइग्रा वाज मेंट फॉर मेल्स के लिए बनाया गया है। एक्चुअली हम लोग वाइग्रा दूसरी चीजों के लिए भी रूमेटोलॉजी में यूज करते हैं, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। वाइग्रा मेल्स के लिए बनाया गया था बिकॉज वाइग्रा यूज किसी और चीज के लिए जा रहा था, बट उन्होंने देखा कि मेल्स की सेक्सुअल फंक्शन भी इम्प्रूव हो गया। तो वाइग्रा करता क्या है, वो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो जब पेनिस
में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और जब ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं तो उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और पेनिस में इरेक्शन होता है। ये उसका मैकेनिज्म है। तो बहुत लोगों को जो इम्पोर्टेंस होती है उसका कारण ये होता है कि ब्लड वेसल्स में वो सप्लाई नहीं हो रहा है, या तो डायबिटीज की वजह से, या क्रोनिक स्मोकिंग की वजह से, या मे बी डिजायर कम होने की वजह से। तो वाइग्रा उसको एनहांस करता है। तो डेफिनेटली वाइग्रा ब्लड वेसल्स को सप्लाई को एनहांस करता है, बट जो एक जगह पे एक काम कर रहा है, जरूरी नहीं वही बॉडी में सब जगह वो काम कर रहा है। और ये कंसेप्ट कि वो सब जगह ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचा के आपके जॉइंट्स को अच्छा करेगा, ये गलत कंसेप्ट है। आप इसको इक्वेट कर रहे हैं ओजोन थेरेपी के साथ। अब ओजोन थेरेपी में क्या करते हैं, आपको एक चेंबर में डालते हैं, और कुछ तो एक ओजोन ऑक्सीजन का एक डिफरेंट टाइप होता है। ऑक्सीजन O2 होता है, ओजोन O3 होता है। तो बहुत लोग क्लेम करते हैं कि आप ओजोन थेरेपी लेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। मुझे लगता है एक ओजोन थेरेपी एक शैम है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, हम इसको क्वैकरी मानते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो लाखों खर्च कर देते हैं ओजोन थेरेपी पे और कुछ फायदा नहीं होता है। तो प्लीज उस ओजोन थेरेपी के चक्कर में मत पड़िए। वाइग्रा का काम जो है वो है इरेक्शन में हेल्प करना, उसमें वो बहुत बेहतर है। वाइग्रा का कंटेंट है सिल्डेनाफिल। वाइग्रा बहुत महंगी आती है। सिल्डेनाफिल का जेनेरिक वर्जन इंडिया में अवेलेबल है। ये याद रखिएगा कि हम सिल्डेनाफिल हार्ट के एक पर्टिकुलर प्रेशर, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन को कम करने के लिए भी बहुत सारे रूमेटिक डिजीजेस में यूज करते हैं। तो बहुत सारे हमारे रूमेटिक डिजीजेस के पेशेंट सिल्डेनाफिल पे होंगे। हम एक और वर्जन है इसका टैडालाफिल, जिसका आई डोंट नो यूएस नेम क्या है। इंडिया में बहुत सारे जेनेरिक ब्रांड्स अवेलेबल है। मैंने जैसे कहा टैडालाफिल, वाइग्रा का एक प्रॉब्लम क्या था कि उसको आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले लेना पड़ता है, आधे घंटे पहले, और बहुत बार आपको पता नहीं होता है कि आप संबंध किस टाइम पे रखने वाले हैं। तो अब एक नया वर्जन जो आया है टैडालाफिल, वो लॉन्गर एक्टिंग है। तो ये डेटा ये कहता है कि जिस पेशेंट्स में सेक्सुअल डिसफंक्शन है वो रोज टैडालाफिल एक फिक्स टाइम पे ले सकते हैं। उसको सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले टाइम करने की जरूरत नहीं है, और उससे भी उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो काफी कुछ एडवांसमेंट आ गया है। तो मैंने दोनों चीजें आंसर करने की कोशिश की है कि क्यों वाइग्रा और ओजोन को रिलेट नहीं करना चाहिए, और क्या हमारे पास वाइग्रा से भी बेटर ऑप्शंस है, खासकर उन पेशेंट्स में जो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी की टाइम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली नीलेश, एक क्वेश्चन था कि मतलब जो ये है वाइग्रा है, जॉइंट्स में काम करता है क्या? हाँ, वो क्वेश्चन था एक्चुअली। हाँ सर, मैंने वही बोला ना, मैंने वही हाँ, बोला कि डोंट थिंक कि वो जॉइंट्स में काम करता है, वो डोंट थिंक कि वाइग्रा जॉइंट्स में काम करता है। मैंने वही बोला कि आप ये मत सोचना कि आपका ब्लड सप्लाई पेनिस में बढ़ रहा है तो जॉइंट बढ़ेगा और काफी। हाँ, हाँ, तो वो प्लीज वो मत सोचिएगा। आई थिंक आई मेड इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। और फिर इसमें ही कंटिन्यूएशन वाला था, whom to consult with एंड्रो और रूमी। मैंने आई थिंक काफी कुछ बता दिया है। इनिशियल डिस्कशन आपको रूमी से करना पड़ेगा, नॉट बिकॉज हमें पेशेंट ज्यादा चाहिए या कुछ, बट आई थिंक आप अपने रूमी से काफी कंफर्टेबल होते हैं, एंड आई थिंक आप उनके साथ काफी कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं। और शायद मैं मानता हूं कि रूमेटोलॉजिस्ट आर गुड लिसनर, ऑल गुड रूमेटोलॉजिस्ट आर वेरी गुड लिसनर्स। हम सुनने में बड़े अच्छे होते हैं, और शायद कोई कोई मेरे जैसा बोलने में भी थोड़ा ज्यादा ही बोलता है। लेकिन पहले अपने रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए, वो आपके लिए डेफिनेटली कोई एक्सपर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर जरूरत है। कुछ बेसिक चीज है, जैसे आपको वाइग्रा देना है, या आपके कोई विटामिन को करेक्ट करना है, या आपको स्मोकिंग या इसके बारे में एड्रेस करना है, या आपके कोई पेन एक्टिविटी को कैसे मॉडिफाई करना है। जब तक वो मॉडिफाई नहीं होगा, आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट से भी मिल लेंगे तो फायदा नहीं होगा। बट डेफिनेटली रूमेटोलॉजिस्ट फर्स्ट, और सेक्सोलॉजिस्ट को भी आप मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, क्योंकि वो पोजीशंस, टॉयज वगैरह जो कंपोनेंट है वो डेफिनेटली सेक्सोलॉजिस्ट विल बी मच मोर कंफर्टेबल, क्योंकि वो ये डेली बेसिस पे कर रहे हैं बेसिकली। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेशेंट इज हैविंग यूवीआइटिस फ्रॉम पास्ट 3 years, और उनकी एंगस्पॉन में भी मेडिसिन चल रही है, तो दोनों मेडिसिन से उनको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एंड व्हाट केयर शुड बी टेकन? प्रदीप सर। सो बेसिकली ईवीआईटिस के लिए जो कन्वेंशनल डिजीज मॉडिफाइंग्स है, जैसे सल्फासेलाजिन एंड रिसेंटली आया कि मीथोट्रेक्सेट भी ईवीआईटिस में काम करता है, क्योंकि स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस में जो आर्थराइटिस होता है, यूजुअली मीथोट्रेक्सेट इतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन सल्फासेलाजिन इफेक्टिव होता है। तो ईवीआईटिस में दोनों काम करता है, मीथोट्रेक्सेट एंड सल्फासेलाजिन।
और जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स हैं, जैसे एडालिमैब हो या इन्फ्लिक्सिमैब हो, वो भी काम करता है। इटानरसेप्ट यूजुअली ईवीएटिस में काम नहीं करता है, और जैसे सेकोकिनिमैब एक बायोलॉजिकल, वो भी ईवीएटिस में काम नहीं करता है। और तो इसमें से देखा हम लोग यूजुअली, क्योंकि बायोलॉजिकल जो है टीएनएफ इनहिबिटर हो या सेकोकिनिमैब हो, ये बहुत कॉस्टली होता है। तो हम लोग हमेशा शुरू में कोशिश करते हैं कि कन्वेंशनल डीमर से शुरू करें। कंट्रोल नहीं होता है तब हम बायोलॉजिकल के बारे में बात करते हैं। तो कन्वेंशनल डीमर्स का साइड इफेक्ट जो होता है वो कॉमन साइड इफेक्ट, जैसे हीमोग्लोबिन कम होना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम होना, प्लेटलेट कम होना, या एसजीपीटी बढ़ जाना, ये सब कम होने का चांस रहता है। लेकिन कम होने का चांस बहुत ही कम रहता है, इसलिए हम लोग एवरी 3-4 मंथ्स यूजुअली हम लोग ये सब मॉनिटर करते हैं। तो जो लोगों को ये मॉनिटर किया जाता है, कोई भी पेशेंट को हम लोग सल्फासालाजिन देते हैं या मिथोट्रिक्सेट देते हैं, हमेशा हम एवरी 3-4 मंथ्स में ये सब रेगुलरली चेक करते हैं। और रेगुलरली चेक करते हैं तो साइड इफेक्ट होने का चांस यूजुअली नहीं रहता है। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलेश सर, व्हाट इज इम्पेयर्ड सेक्सुअल फंक्शन एंड कॉम्प्रोमाइज्ड इंटीमेट रिलेशनशिप्स? हाँ, आई थिंक अमित जी, ये क्वेश्चन मैं देख रहा था। एक्चुअली मैंने काफी कुछ इस पे डिस्कशन कर लिया है। सो बेसिकली डिजायर कम होना, आपकी इच्छाएं नहीं होना, फटीग होना, ये सब काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। सो आई थिंक ये जो वर्ड, आई थिंक ये पेशेंट्स ने कुछ वर्ड नेट से उठाए हैं और उनका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। आई थिंक ये उन्होंने पूछने की कोशिश की, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ और मैं कुछ उन पे कटाक्ष या मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मतलब है इसका। मोटा मोटा ये मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ संबंध रखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आप डिस्कस कर सकते हैं और हम इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। Sir, majority questions related to this topic are generic only what we have received. यस ये दिखता है कि लोग स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते पब्लिक फोरम पे। एक्चुअली मैंने अपनी लिमिट काफी ऊपर कर दी क्योंकि मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, तो मुझे वर्ड्स भी बहुत ध्यान से चूज करने पड़े। बट डेफिनेटली आप क्लोज रूम में अपने रूमेटोलॉजी से काफी कुछ डिस्कस कर सकते हैं और हम आपकी बात सुनेंगे डेफिनेटली। और एक्चुअली आज मैंने भी काफी कुछ सीखा है कि हमें पेशेंट्स को सुनना चाहिए। और रिसेंटली 6 मंथ्स में 1-2 केसेस आए हैं जहां मुझे पता चला है कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा इश्यूज है कुछ फैमिलीज में, यहाँ तक कि मैरिजेस टूटने की कगार पे आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि हम सेक्सुअल एक्टिविटी मेंटेन नहीं कर पाते, माय हस्बैंड इज नॉट हैप्पी। खासकर फीमेल्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज वी आर अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। सो हमें कहीं ना कहीं हस्बैंड को बिठा के, फीमेल को बिठा के साथ में सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो ये एक डिफिकल्ट थिंग है, बट एक अच्छा रूमेटोलॉजिस्ट आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश करेगा और आप एक डेफिनेटली सेक्सोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे तो आउटकम्स अच्छे मिलेंगे। Right. Next question is, Pradeep sir, like, it is a huge question. What is psoriatic arthritis, reactive arthritis, enteropathic arthritis, and what is the difference between all the three? And Actually, how to know that he or she is having one of them? एक्चुअली ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था। तो ये सब एक्चुअली एक हम लोग ग्रुप बनाते हैं, जो हम लोग एक्चुअली जो मेडिकल साइंस होता है, हम लोग बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। जो डायग्नोसिस बेस्ड है मेडिकल साइंस में, वो पैटर्न हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। पेशेंट जब कंप्लेन लेकर आते हैं तो पेशेंट का वो पैटर्न हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम लोग डिजीज को ग्रुप बनाते हैं। तो ये जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस हो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो, या इन्फ्लेमेटरी बाइल डिजीज एसोसिएटेड आर्थराइटिस हो, ये सबको हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं। सेरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी बोलते हैं इनको, क्योंकि इनमें कॉमन चीज रहता है, इन्फ्लेमेटरी बैक पेन रहता है, बातक पेन रहता है, और प्रीडोमिनेटली जो बड़ा बड़ा जॉइंट होता है जैसे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये सब इन्वॉल्व होता है। तो और HLA-B27 पॉजिटिव रहता है। तो ये सबको इसलिए हम लोग कॉमनली सेरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी बोलते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ही हाई हो या बैन हो। तो जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्किन मैनिफेस्टेशंस रहता है, तो जिसके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है साथ में सोरियासिस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये पेशेंट को सोरियाटिक आर्थराइटिस है। पेशेंट को लगातार डायरिया हो रहा है बहुत महीनों से या सालों से, जो कॉमन डायरिया है, यूजुअली हम लोग, डायरिया तो हर किसी को एक बार होता ही है साल में, हमको भी होता है। तो लेकिन बार बार डायरिया हो रहा है, तो उनको
मतलब हम लोग इवेलुएट करते हैं कि ये पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है क्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज है क्या। तो स्किन जैसे डैंड्रफ है, कॉमन एक डैंड्रफ प्रॉब्लम है, तो डैंड्रफ भी एक सोरियासिस का साइन रहता है। मतलब जैसे साथ में नेल सेंसेस रहता है, स्किन में सेंसेस रहता है। कई बार पेशेंट को पता ही नहीं चलता है, जैसे आर्मपिट में रहता है या अम्बिलिकस के अराउंड रहता है या जो हमारा ईयर होता है उसके जस्ट बिहाइंड रहता है। तो ये सब सोरियासिस का हिडन साइट्स रहता है। कई बार पेशेंट को भी पता नहीं चलता है, हम लोगों को देखना पड़ता है कि ये पेशेंट को सोरियासिस है क्या जॉइंट के साथ। तो और ये सब कॉमन है जब पे हम लोग डाउट करते हैं ये पेशेंट को सोरियाटिक आर्थराइटिस हो या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो या एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस हो। और ये सब का मोटा-मोटा चीज जो मैंने बताया, ये सब सिम्पटम्स रहते हैं। आपको बार-बार डायरिया हो रहा है, आपको एक्सेसिव डैंड्रफ हो रहा है, आपका कोई नेल सेंसेस है, तो ये सब क्लू रहता है कि पेशेंट आपको सोरियासिस है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। और जो स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी है उसका है कॉमन सिम्पटम है बैक पेन। तो बैक पेन हम लोग कब बोलते हैं कि ये स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी हो सकता है? तो नॉर्मली बैक पेन 80% लोगों को ही बैक पेन होता है। सो स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी बैक पेन बाकी बैक पेन से अलग कैसा है? तो एक ये जो बैक पेन होता है स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी में, नॉर्मल बैक पेन होता है, कैसे होता है? नॉर्मली हम लोग जब काम करते हैं, जैसे शाम को हमारा बैक पेन ज़्यादा हो रहा है, वो नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल बैक पेन जो 80% लोगों को ही होता है। जो स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी का बैक पेन होता है, वो यूजुअली सबसे ज़्यादा रहता है मॉर्निंग में। उसके बाद धीरे-धीरे जब काम करना हम शुरू करेंगे, तब वो धीरे-धीरे बैक पेन कम हो जाता है। तो ये बैक पेन जब आपको मॉर्निंग में ज़्यादा है, दिन में कम हो रहा है काम करने से, तब आपको हो सकता है कि आपको स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी हो। लेटर हाफ ऑफ द नाइट, जैसे 2 बजे 3 बजे आपको बैक पेन के लिए अगर उठना पड़ रहा है या बैक पेन हो तब आपको मतलब नींद से आप जाग गया बैक पेन की वजह से, तब हम लोग सोचते हैं ये पेशेंट को स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी है क्या। साथ में अगर आपको 1 या 2 जॉइंट में है या नी हो, एंकल है, उसमें सूजन है, पेन है, तब हम लोग सोचते हैं कि ये पेशेंट को शायद स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी है। तो मोटा-मोटा करके यही सब क्लू रहता है, जब हम लोग सोचते हैं कि ये पेशेंट को ऐसा सोरियाटिक हो या एंकाइलोजिंग हो या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एसोसिएटेड आर्थराइटिस हो, ऐसा सोचते हैं जब ये पेशेंट को ऐसा हो सकता है क्या। एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस एक रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है जो एंटेरोपैथिक या वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। पेशेंट को 1-2 महीना के पहले डायरिया हुआ था, उसके बाद बैक पेन या जॉइंट पेन हो, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि ये रिएक्टिव आर्थराइटिस है। और जब डायरिया के बाद होता है, वो हम लोग बोलते हैं कि ये एंटेरोपैथिक रिएक्टिव आर्थराइटिस है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द पेशेंट उनको आफ्टर सेक्स पेन इंक्रीज होता है समटाइम्स, सो इज इट नॉर्मल एंड इफ नॉट व्हाट शुड ही डू? Now, I saw that question, but I'm not sure कि कहाँ increase होता है. It's in the private parts or it's in the joints. Now, what happens sometimes कि बहुत बार जब आप sexual activity करते हैं, you are doing a vigorous activity, and उसके बाद body में थोड़ा blood flow बढ़ जाता है, and maybe excessive physical activity से joints exert हुए हैं, या you are in a state of excessive excitement जिसकी वजह से नर्व एक्सेसिवली फायर हो रही है, तो थोड़ा बहुत पेन इंक्रीज हो सकता है, बट इट शुड नॉट जनरली बी वेरी ट्रबलसम. सो अगर आप कहाँ के पेन की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट. इफ इट इज चेस्ट पेन, वी आर थिंकिंग ऑफ अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज बहुत बार सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद एंजाइना जो हार्ट पेन होता है, उसके लिए आपको किसी को हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सर्शन के बाद हार्ट पेन हो रहा है, विच कैन बी अ साइन कि कोई हार्ट ब्लॉकेजेस तो नहीं है. क्या आपको जॉइंट में बहुत पेन हो रहा है, तो क्या आपका जॉइंट इन्फ्लेम्ड है, और क्या आपको प्राइवेट पार्ट्स में बहुत पेन हो रहा है, तो ये देखना बहुत जरूरी कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है और वजाइनल ड्राइनेस तो नहीं है. तो वजाइनल ड्राइनेस है तो लुब्रिकेशन यूज करते हैं. वजाइनल और पेनाइल एरिया पे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से स्किन थोड़ी एक्सकोरिएट या डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से बहुत पेन होता है. कुछ लोग पोस्ट इंटरकोर्स ब्लीडिंग भी बात करते हैं. तो ये आपको डिस्कस अपने डॉक्टर से ही करना पड़ेगा कि कहाँ पे पेन है. और आई थिंक ये 3-4 चीजें जैसे मैंने बताई, पेन के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसको देख सकते हैं. ही हैज रिटन उनको हिप जॉइंट और बैक पेन होता है. हाँ, so I think कि after some activity, because especially if you are using your lower body for any sexual activity, definitely there might be some increased pain. Whether taking anything before a sexual intercourse like a paracetamol might help. How long is the pain? Pain क्या बहुत ज्यादा देर रहता है?
ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन अभी भी एक्टिव है, तो शायद उसको टारगेट करना पड़े। तो अगेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि मैं एक पर्टिकुलर सिनारियो पे जस्ट कमेंट करूं। डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए और वो कुछ ना कुछ हेल्प कर पाएंगे, बट पॉसिबिलिटीज 3-4 है। और आई थिंक इतना अगर ज्यादा पेन नहीं है तो सॉल्यूशन इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। Right. Next question is, patient is detected with lumbar spondylitis before 3 months, and he's 26 years of age and he's a male. So, can you guide me what is lumbar spondylitis? How can you treat it? And what is the solution? Actually, yeah, lumbar spondylosis actually ये broad term है. So डिस्क का प्रॉब्लम हो या लिगामेंट्स का प्रॉब्लम हो तब भी हम लोग लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं. लेकिन ही इज ए यंग मेल 26 years. So before actually leveling him as lumbar spondylosis, क्योंकि lumbar spondylosis जो होता है उसके लिए बेसिकली मेन ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज. वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ये अपने आप ही कम हो जाता है एक्सरसाइज से. बेसिकली स्पॉन्डिलोसिस के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही चाहिए और स्लाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. अगर ओबेस है तो वेट लूज करना चाहिए, आगे झुकना कम करना चाहिए और भारी सामान उठाना कम करना चाहिए. तो ये सब से ही स्पॉन्डिल जो हम लोग मैकेनिकल बैक पेन जो बोलते हैं, तो वो सब ये सब से ठीक हो जाता है. लेकिन 26 ईयर अगर मेल है तो उनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस लेवल करने से पहले उनको हम लोग देखना चाहिए ये मतलब इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है क्या. तो मैं वही जो पहले बताया था कि पेन सबसे ज्यादा कब हो रहा है, मॉर्निंग में हो रहे हैं या इवनिंग में हो रहा है, रात में पेन हो रहा है क्या, बातक पेन है क्या, तो ये सारे सीआरपी कैसा है, फैमिली हिस्ट्री है क्या, सोरियासिस कोई हिडन साइट में तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री सोरियासिस है क्या, आईबीडी फैमिली हिस्ट्री में है क्या. तो ये सब एक्चुअली पूरा जानकारी मतलब लेना चाहिए. मैं बोलना चाहूंगा कि वो एक अच्छा रिमेटोलॉजिस्ट पास में वो जाना चाहिए, एक बार पहले इवैल्यूएशन करना चाहिए. तब अगर उनको कोई ऐसे मेजर इश्यूज नहीं है तो एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाएगा. Right. Pradeep sir, there is another question. Is sesamoiditis an effect of AS? If yes, how can it be cured? I have been to a lot of podiatrists and rheumatologists, but I haven't been able to walk much. She's a female. कौन सा, मैंने पहला वर्ड सुना नहीं. Sesamoiditis. Seismoiditis. सेसमॉइड बोन का इन्फ्लेमेशन, सेसमॉइडाइटिस. ओके. I have put a time. It's a fancy word. I don't know whether it. I will leave it to sir. No, I also actually don't know too much about actually sesamoiditis. अगर नीलेश बहुत बार MRI में रिपोर्ट होता है वो. ओके. हाँ, so sesamoid bone में थोड़ा बहुत पेन होगा तो sometimes they label. It is like broad term है I think. जैसे लंबार स्पॉन्डिलोसिस है, बट आई थिंक फुट पेन एक बहुत डिफिकल्ट इश्यू है. फुट पेन में बहुत बार हम रिकमेंड करेंगे कि आप इंसोल्स ट्राई कीजिए और फुट एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिए. बाकी बहुत बार आप कितने भी डॉक्टर्स को दिखा दीजिए, उसका सॉल्यूशन करना बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है. बट ट्राइंग टू चेंज द फुटवेयर यूजिंग गुड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो आपको अच्छा हील सोल्स और वो ट्राई करवा सके. और कभी कभी लोकल इंजेक्शन अंडर अल्ट्रासाउंड कैन वर्क वंडर्स. बट ये अगेन आई थिंक बेस्ट वो आपके डॉक्टर ही एडवाइस कर पाएंगे. देयर आर सम फुट स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिशियंस खासकर बड़ी सिटीज में. जैसे बॉम्बे में हमारे पास एक बहुत अच्छा हमें बैकअप रहता है फुट सर्जन्स का, जो स्पेशली फुट और कोई हैंड को देखते हैं, कोई फुट को देखते हैं. वो लोग बहुत बार या तो इंजेक्ट करते हैं और बहुत बार कुछ सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं, बट ये केस टू केस बेसिस पे रिकमेंड होगा. आई थिंक सिस्मोइडाइटिस एक ब्रॉड टर्म है, बहुत बार यूज होता है, बट अल्टीमेटली पेशेंट का पेन सिस्मोइड बोन को छोड़ के कहीं और से आ रहा होता है. तो बहुत बार ये ओपिनियन डिफर भी करेगा. कुछ लोग आपको कहेंगे कि सिस्मोइडाइटिस है, कुछ लोग कुछ और कहेंगे. तो ये एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज रहते हैं हमारे फील्ड में कि बहुत बार पेन कहाँ से आ रहा था हम समझ नहीं पा रहे होते. तो अनफॉर्चुनेटली कोई इसका इजी सॉल्यूशन नहीं है. मे बी कंसिडरिंग अ वेरी गुड फुट स्पेशलिस्ट सर्जन might be a very good option going forward. The patient is using customized insoles. I know. I think he has gone to multiple podiatrists and rheumatologists. So insoles तो definitely care हो ही गया है.
But if not, then a foot specialist surgeon might be able to help him out better than a rheumatologist. We are very good at giving medications, but Yeah. surgical और injection part कभी-कभी foot specialist या hand specialist surgeons हमसे better रहते हैं. Yeah, right. Okay. Next question is that can I get married if I'm having angstpond? And if yes, what is the right time? Should I answer this? Yeah. Yeah, so I always tell कि I actually have two members in my family, one RA, one AS. Both got married after diagnosis. And मैंने एक पूरा gamut of problems देखा है, right from acceptance, right from rejection of because love marriage कर रहे हो तो fine, arranged marriages are very very tough. जनरली आप कितना भी समझा दो फैमिलीज को, कोई तैयार नहीं होता एक नॉन डिजीज वाले के साथ शादी करने के लिए. जनरली मैं बोलता हूँ कि एएस के पेशेंट्स 50 to 60% ऑफ द टाइम मैनेजेबल कंडीशन में रहते हैं. जैसे हमारी पेशेंट थी, वो काफी कुछ एक्सरसाइज और मिनिमल मेडिकेशंस के साथ अच्छा कर रही थी. तो बहुत सारे पेशेंट्स वैसे करते हैं. नहीं भी हो तो इन मोस्ट केसेस हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, बायोलॉजिक्स इंटरमिटेंट यूज करके, कुछ ना कुछ करके एएस पेशेंट्स की लाइफ काफी अच्छी कर देते हैं. मैं कभी भी किसी पेशेंट को नेगेटिवली डिस्करेज नहीं करता. मुझे पता है कि बहुत बार पेशेंट पे एक थप्पा लगा दिया जाता है कि आपकी तो बैंड बज गई, आपको एएस है, ये जिंदगी भर ठीक नहीं होगा. पर याद रखें कि बहुत सारे एएस पेशेंट्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं. डिजीज बढ़ता है, शांत हो जाता है, 3-4 साल बाद फिर आता है, फिर शांत हो जाता है. जैसे मेरे कजिन में वो कभी स्थिर नहीं रहता, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है. तो कभी बैड फेजेस आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाते हैं. तो कुल मिला के अगर आपके सामने वाले पार्टनर को समझ रहा है, तो आप अगर कंट्रोल में है तो आप कभी भी मैरिज कर सकते हैं. आई डोंट थिंक उसकी राइट और रॉन्ग एज है. हाँ, आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, आप बहुत पेन में हैं, तो भी मैरिज में तो कोई रुकावट नहीं आएगी. बट ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत पेन में है, बहुत प्रॉब्लम में है, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ में और आगे दूसरी प्रॉब्लम्स में डिफिकल्टी आएगी. मैं पेशेंट को हमेशा समझाता हूँ, जितना आप कंट्रोल में रहेंगे उतना आप सब कुछ कर सकते हैं. आप मैरिज भी कर सकते हैं, आप आगे, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ बायोलॉजिक्स लेके माउंटेनियरिंग भी कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं. एंड स्पेसिफिक कोई मैरिज की एज नहीं है, बट डिस्करेज हम किसी को नहीं करते. Right. Next question is patient is 46 years old and having plantar fasciitis. What care should he take at this age? And he is an angstpond patient. Angstpond. So प्लैंटर फैसाइटिस अगर बाकी सिम्टम्स नहीं है, प्लैंटर फैसाइटिस के लिए एक तो है जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं, जैसे खाली पाँव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए. जो चप्पल है वो एक्चुअली हमेशा सॉफ्ट चप्पल पहनना चाहिए. वो बाटा में जैसे डॉक्टर सोल बोल के आता है, ऐसा चप्पल पहनना चाहिए. घर के अंदर बाहर कभी भी खाली पाँव नहीं रहना चाहिए. जूता पहनते हैं तो उसमें वो सिलिकॉन हील पैड या सिलिकॉन सोल बोल के मिलता है. तो ये सब प्रिकॉशंस लेना चाहिए. अगर ट्रबलसम है तो वो प्लैंटर फैसाइटिस लोकली हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं. कोई भी रिमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन प्लैंटर फैसाइटिस को लोकली इंजेक्ट कर सकते हैं. Sir, how will the patient identify कि plantar fasciitis उनको हुआ है? That is my question. या तो प्लैंटर फैसाइटिस बेसिकली जो एक्चुअली प्लैंटर फैसाइटिस मुझे भी हुआ था. तो ये कॉमन चीज है, ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के स्पेसिफिक नहीं है. प्लैंटर फैसाइटिस इज क्वाइट कॉमन इन द जनरल पॉपुलेशन आल्सो. सो आपको जिसको वजन ज्यादा है वो प्लैंटर फैसाइटिस होने का चांस ज्यादा रहता है. जो आप हमारा जो हील होता है उसके नीचे का जो पार्ट है तो उसमें पेन होता है. और यूजुअली वो पेन जब हम लोग खड़ा होते हैं, जब हम लोग चलते हैं, तब यूजुअली वो पेन ज्यादा होता है. Yeah, right. Okay. Next question is what are the side effects? Nilesh sir, you were talking about Viagra. What are the side effects of Viagra with the angstpond medicines? So usually Viagra is safe. Generally only issue is some people को dizziness होती है, some people को giddiness होती है, किसी किसी को headache होता है. Very rarely continuous erections भी reported है, and it can be a very bad problem, and आपको emergency में जाना पड़ सकता है. But ये बहुत बहुत rarely reported है. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मेडिकेशंस के साथ ऐसे कोई डायरेक्ट इंटरेक्शंस नहीं है. हम लोग यूजुअली वरीड रहते हैं अगर आप कोई ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग्स पे हैं, खासकर नाइट्रेट्स करके एक क्लास होती है जो हार्ट के पेशेंट्स में यूज होती है, आइसोसॉर्बाइट मोनोनाइट्रेट या सॉर्बिट्रेट, या बहुत बार लोग जीभ के नीचे एक टैबलेट रखते हैं हार्ट पेन के लिए. उनके साथ ब्लड प्रेशर लो हो सकता है.
तो यूजुअली वेरी सेफ। यंग पेशेंट्स में हमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है, बट खासकर 50-60s के बाद जिनको कोमॉर्बिडिटीज होती है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं, उनको मैं कॉशियसली देता हूँ और बोलता हूँ कि आप देखिए, अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो तो बताइए। खासकर ब्लड प्रेशर लो होने का हमें डर रहता है, बट यूजुअली जो डोजेस हम देते हैं उस पे वो प्रॉब्लम नहीं मिलती है। और रिपोर्टेड अगर आप लिटरेचर देखेंगे तो लगभग सब कुछ रिपोर्टेड है, पेट में गड़बड़ होना, आईज में बर्निंग होना, बट वो तो हर दवाई के साथ है। आप कोई भी नई दवाई लेते हैं, कुछ इश्यू हो तो जरूर अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। और अभी जैसा मैंने कहा, वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो जो थोड़े लॉन्गर एक्टिंग है, और शायद डेफिनेटली आपको टाइमिंग रखनी नहीं पड़ती है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Right. Our next question is constipation normal for angstpon patients? नो, एक्चुअली नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं। इवन कोई मेडिसिन जो हम लोग देते हैं उसमें भी ऐसा यूजुअली कॉन्स्टिपेशन नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन है तो वो इवैल्यूएट करना चाहिए क्यों हो रहा है। Okay. Pradeep sir, next question is a patient has been detected with fibromyalgia and उनको angstpon है from past 7 years. So can it harm उनके angstpon के condition को? नहीं, एक्चुअली वो नीलेश ने एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से वो डिस्कस किया था उनका प्रेजेंटेशन में। बहुत सारा ये पेशेंट को, कोई नॉट ओनली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस, हमने देखा है एसएलई हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो एक्चुअली बहुत सारा पेशेंट्स को हम लोग, कोई तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम लोग देखते हैं कि 1/3 पेशेंट को ही डिजीज हमेशा कंट्रोल में रहता है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, ये सर सीआरपी नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को पेन है। तो ये एक्चुअली फाइब्रोमाइल्जिया का ऐसा पेन होता है। तो फाइब्रोमाइल्जिया जब होता है तो यूजुअली फाइब्रोमाइल्जिया का ट्रीटमेंट अलग है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस का ट्रीटमेंट अलग है। और फाइब्रोमाइल्जिया के लिए सिर्फ मेडिकेशन नहीं है, तो उसके लिए एक्चुअली पेशेंट को भी समझना चाहिए पेन ऐसा क्यों है। तो यूजुअली कोई स्ट्रेस फैक्टर, मतलब ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है, फैमिली इश्यूज रहता है, पर्सनल इश्यूज रहता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नीलेश ने बताया है वो सेक्सुअल डिसफंक्शंस की वजह से भी, ये सब बहुत सारा स्ट्रेस यूजुअली ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है फाइब्रोमाइल्जिया के कारण। तो ये सब देखना पड़ता है एक्चुअली फाइब्रोमाइल्जिया हो क्यों रहा है। सिर्फ क्योंकि मैंने एक मेडिसिन दे दिया, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया के लिए हम लोग कॉमनली यूज करते हैं प्रीगाबालिन यूज करते हैं, दुलोक्सितिन यूज करते हैं, एमिटिप्टालिन यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ दवाई से नहीं होता है। तो फाइब्रोमाइल्जिया के लिए देखना पड़ता है वो ट्रिगरिंग इवेंट क्या है एक्चुअली, तो वो सब देखना पड़ता है, इश्यूज क्या है पेशेंट को, ये तब भी वो सब कुछ डिस्कस करके यूजुअली। इसलिए जो नीलेश ने मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया कि पेशेंट को हमेशा बताना चाहिए, क्योंकि रिमेटोलॉजी हम लोग गुड लिसनर्स, तो सब कुछ इश्यूज बताना चाहिए, तभी फाइब्रोमाइल्जिया का इलाज अच्छी तरह से हो सकता है। Right. Our next question is does high ESR CRP, ESR उनका 48 है और CRP 91 92 लिखा है, affect the sperm count? So I'll answer it. So there are ये reports है थोड़े कि अगर inflammation persist करेगा तो sperm count में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, but not directly. सिर्फ एक रीजन ये बोला गया है कि जब इन्फ्लेमेशन सालों तक ज्यादा रहता है तो ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होके टेस्टिकुलर सप्लाई में डिसफंक्शन हो सकता है। और अगर आप पढ़ने जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलेशन वाले रिपोर्ट्स मिलेंगे, बट ये क्लियर नहीं है। हमने ये देखा है कि पेशेंट बहुत परसिस्टेंटली एक्टिव है तो भी उनको स्पर्म काउंट काफी अच्छा है, तो वो एक डायरेक्ट रिलेशन में नहीं बोलूंगा। बट अगर आपका ESR CRP इतना हाई है तो डेफिनेटली कुछ दूसरे इश्यूज हो सकते हैं, तो कृपया करके अपने डॉक्टर से राय लीजिए, और शायद आपका डिजीज बहुत एक्टिव है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। Okay. Next question is which test is to be done, CRP or CRPHS, and what is the difference? तो एक्चुअली CRP and CRPHS both are actually same. So this CRPHS means it is highly sensitive CRP. यूजुअली जब हम लोग हमारा जो बीमारी है उसमें यूजुअली हम लोग को हाईली सेंसिटिव सीआरपी नहीं चाहिए, क्योंकि हाईली सेंसिटिव स्पेशली यूज करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि जब सीआरपी थोड़ा सा बड़ा रहता है तो वो डिटेक्ट करने के लिए वो यूजुअली नेफ्रोमेट्री चाहिए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो जो थोड़ा सा भी अगर रेज सीआरपी है तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो बीमारी है उसमें यूजुअली सीआरपी लेवल बहुत हाई रहता है, तो यूजुअली हमारे लिए नॉर्मल सीआरपी काफी है।
Right. So there is a question. My uveitis came back for the second time in the last 4 months. I am also taking 15 mg methotrexate every Sunday along with sulfasalazine, 1.5 gram daily. What should I do? Yeah. So actually uveitis आ रहे मतलब अभी भी बीमारी कंट्रोल में नहीं है. So the disease is actually not well controlled. So one option is I have to know his weight, how much weight he has. So basically sulfasalazine जो ले रहे हैं वो 1.5 ग्राम है. तो यूजुअली सल्फासालाजिन हम लोग देते हैं 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी के हिसाब से, पर केजी वेट पर डे. सो अगर उसके हिसाब से अगर सल्फासालाजिन का डोज कम है तो उसको बढ़ाना चाहिए. यूजुअली 2 ग्राम और 3 ग्राम तक लेना चाहिए अगर यूवेटिस अभी भी आ रहे हैं मतलब बीमारी कंट्रोल में नहीं है. मीथोट्रेक्सेट का भी डोज हम लोग बढ़ा सकते हैं क्योंकि 15 मिलीग्राम मिल रहे हैं, हम लोग यूजुअली 25 मिलीग्राम तक जा सकते हैं. यूजुअली 15 के बाद यूजुअली इंजेक्टेबल यूज करते हैं. तो इंजेक्टेबल मीथोट्रेक्सेट अप टू 25 मिलीग्राम, सल्फासालाजिन 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे वो करना चाहिए. उसके बाद भी अगर यूवेटिस आ रहे हैं और अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग बायोलॉजिक्स के बारे में बात करना चाहिए. Right. So next question है. I am a 38-year-old male and he's an explant patient for 7 years and on anti-TNF injections from 4 years. But still he's having severe pain for all day. So actually so 4 years में अगर एंटी-टीएनएफ अगर अभी भी पेन हो रहा है एंटी-टीएनएफ के बाद, तब एक्चुअली वो एंटी-टीएनएफ या तो जो ले रहे हैं उसका हम लोगों के पास अभी इंडिया में 4 एंटी-टीएनएफ अवेलेबल है. इटानरसेप्ट है, इन्फ्लिक्सिमैब है, फिर एदालिम्यूमैब है और गोलीम्यूमैब है और हमारा IL-17 ब्लॉकर है सेकुकिनिमैब. ये ऑप्शन है बायोलॉजिक्स में. सो अगर एक एंटी-टीएनएफ काम नहीं कर रहे हैं, एक काम कर सकते हैं कि उसका डोज बढ़ा सकते हैं, लेकिन डोज बढ़ाने में कॉस्ट का बात आता है. तो हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हम अगर एक एंटी-टीएनएफ काम नहीं कर रहे हैं तो अगर देखना होगा कि शुरू से काम नहीं कर रहे हैं या बाद में काम करना बंद किया. अगर शुरू से ही काम नहीं करना चाहिए तो हम लोगों को दूसरा बायोलॉजिक्स यूज करना चाहिए जैसे IL-17 पकड़. लेकिन अगर शुरू में काम किया था कोई एंटी-टीएनएफ, बाद में काम करना अभी छोड़ दिया है, तब एक्चुअली हम लोग एक दूसरा एंटी-टीएनएफ यूज करना चाहिए. सर आई थिंक एक और बात की वो पेन एक्चुअली इन्फ्लेमेशन से ही आ रहा है, और रीजन तो नहीं है. और या वो भी हाँ, पेन का कोई और रीजन तो नहीं और है, रीजन देखना पड़ेगा. या. So there is a question in connection with the fibromyalgia question. Does fibromyalgia affect vocal cord? There is change in voice reported, but direct persistent vocal cord issues अगर है तो I will not attribute it to fibromyalgia. मतलब मैं उसको fibromyalgia को blame नहीं करूँगा. But hoarseness, change in voice is definitely reported in fibromyalgia. Head to toe सारे symptoms reported हैं. But exactly क्या issues है? अगर directly कोई major issue है तो no, fibromyalgia is not the cause for it. Right. Are there any new medicines for angstpond patients which can cure sexual dysfunction? नहीं मैम, वी आर ट्राइंग टू मिक्स टू इश्यूज हियर. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायरेक्टली सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं करता. उसके जो इफेक्ट्स हैं, पेन, फाइब्रोमाइल्जिया, दूसरे इश्यूज है, वो एड्रेस करेंगे तो आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाएगा. सो यू हैव टू फाइंड द कॉज. और समटाइम्स जस्ट क्योंकि एक चीज हो रही है, मैं हमेशा पेशेंट को एग्जांपल देता हूँ, जस्ट बिकॉज मच्छर ने काटा मलेरिया हो गया, वैसे हमारे डिजीजेस में नहीं होता है. हमारे डिजीजेस में सुबह चीज अलग होती है, शाम को चीज अलग होती है. सुबह इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, शाम को दूसरी चीज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल. इन्फेक्शन छोड़ के सारी चीजें मल्टी फैक्टोरियल है. एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके कुछ ड्राइव कर रहे हैं. आपको हर चीज को एड्रेस करना है, पेन को एड्रेस करना है, दूसरी चीजों को एड्रेस करना है. और ऐसी कोई जादू वाली दवाई नहीं है कि एंगस्पॉन्ड में दिया और सेक्सुअल डिसफंक्शन इंप्रूव हो गया. वो आ जाएगी तो हम ये डिस्कशन ही नहीं करेंगे. Right. There is a question that जो angstpond की मेडिसिन चल रही है अभी पेशेंट्स की, तो उससे एग या स्पर्म काउंट कम हो सकता है? सो साज से स्पर्म काउंट लो हो सकता है, एग काउंट नहीं.
बट उसमें भी पाया गया है कि अगर साज के टाइम बहुत रूमेटोलॉजिस्ट मैंने देखे हैं जो रूटीन स्पर्म काउंट कराते हैं, मुझे लगता है इट्स अ कम्बरसम प्रोसीजर, वो जरूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंटेड है कि अगर आप साज पे हैं, यू आर अ मेल पेशेंट एंड साज पे हैं और आप कंसीव करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप साज होल्ड कर सकते हैं या स्पर्म काउंट करा सकते हैं। इट इज टोटली रिवर्सिबल। तो प्लीज प्लीज इस डर में साज मत लीजिएगा कि मेरा स्पर्म काउंट लो हो जाएगा, मेरा डिजायर लो हो जाएगा। अंडरस्टैंड कि स्पर्म काउंट अलग चीज है, सेक्सुअल डिजायर अलग चीज है, दोनों के ड्राइविंग फैक्टर्स अलग अलग है। स्पर्म काउंट लो भी हो जाता है तो सेक्सुअल डिजायर कम नहीं होता, और जो स्पर्म काउंट लो होता है वो टोटली रिवर्सिबल है। साज बंद होने के बाद भी आप उसको दे सकते हैं। सो और अदर कोई एंगस्पॉन्ड में मेडिकेशंस नहीं है जो डायरेक्टली स्पर्म काउंट को अफेक्ट कर सकती है। हमारे कुछ दूसरे डिजीजेस में एक आधे कीमो लाइक ड्रग्स होते हैं, बट नॉट डायरेक्टली इन एंगस्पॉन्ड। सो आई शुड टेल ऑल मेल पेशेंट्स कि प्लीज उस चीज को पकड़ के डरिएगा मत और अपनी दवाई छोड़िएगा। There are few questions coming up related to medicine, but we will try to cover those up after the session. Pradeep sir, last words before ending the session to all our patients. एक्चुअली मैं सबसे है थैंक यू ऑल एंड थैंक यू अमी फॉर एक्चुअली दिस वाज रियली आई रियली एंजॉयड इट एंड नीलेश मैंने पहले तुमसे तो बात नहीं करा, बट यू आर रियली I'm really an item piece maybe. नहीं no you are मतलब तुमसे भी मुझे बहुत सीखा, और काउंसलिंग तो तुम मतलब रियली, सो आई हैव टू लर्न फ्रॉम यू। कभी-कभी मैं काउंसलर ज्यादा होता तो अच्छा। Yeah actually you are a very good counselor, so I have to learn from you also. It was really nice, and it is a really pleasure to be in this forum. Thank you all. Nilesh sir, anything last advice for our patients? No ma'am, I think all the patients की मेरी एक sincere advice है, try to find a doctor who listens to you, and that is more important than anything else, and वो बहुत बड़ा factor होता है। I think बहुत बार rheumatologists are successful not because वो लोग कुछ अलग करते हैं, बहुत बार they are successful because they explain the patient and they listen to them. So इसलिए बहुत बार we are sometimes better than other specialties who can even manage angst, बट समटाइम्स सुनने में कमी रह जाती है। तो अच्छे डॉक्टर ढूंढिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए। हम ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे कि यार हम सब कुछ ट्राई कर चुके, हम फेल कर चुके, अब हम नहीं ट्राई करेंगे, नुकसान होगा, बट ट्राई करेंगे। जब तक आप हमारे साथ हैं और हमसे मदद मांग रहे हैं, हम डेफिनेटली आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और प्रदीप सर, इट्स बीन अ प्लेजर। प्रदीप सर नॉर्थ ईस्ट में रूमेटोलॉजी के किंग हैं, and for good reason. And it was a pleasure to talk to you, sir, and it was amazing to interact with you. Everybody knows you, sir, and thank you अंतर्ध्वनि कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि प्रदीप सर की मैं आंखों में आ पाया। Thank you once again both of you, and to all the patients जिनके questions रह गए हैं, अभी भी आ रहे हैं, we will answer it over to Facebook, और आपको पर्सनल में मैसेज या ईमेल कर देंगे। Thank you everyone and have a good day. Thank you Antardhwani, thank you.